नगर के राजमहल में कुछ साल पहले ही बंदरों का एक बहुत बड़ा समूह आया था। बंदरों का समूह बगीचे में पेड़ों से गिरे फलों को खाता और राजमहल से रोज बचा हुआ भोजन जो उन्हें दिया जाता उसे खाकर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। सरदार, तुमने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। अगर तुम्हारी बात मानकर हम इस राजमहल में ना आते तो आज बाकी बंदरों की तरह जंगल और नगरों की धूल खा रहे होते। कितनी मेहनत भरी जिंदगी होती है वहाँ। तुम सबने मुझ पर विश्वास किया और मुझे अपने समूह का सरदार बनाया है, तो मेरा फर्ज बनता है हमेशा तुम सबका भला सोचने और तुम सबकी देखभाल करने का। सरदार, तुम्हारे कहने पर ही हम सब चंद्रपुर आए और इस राजमहल में शरण ली। तुम्हारी बात मानकर हमने कभी पेड़ों पर लगे फलों को तोड़कर खाने की कोशिश नहीं की। जो कुछ भी पेड़ से गिरता हम वही खा लेते और उसका नतीजा ये है कि महल के सेवकों ने कभी हमें महल से भगाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो सब तो खुशी खुशी हमें महल का बचा हुआ स्वादिष्ट भोजन भी देते हैं। हाँ, जिसके कारण हम सब इतने हृष्ट पुष्ट हो गए हैं। सभी बंदर ठहाके लगाकर हंसने लगे। वनराज एक बूढ़ा लेकिन बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान बंदर था और समय समय पर अपना परामर्श बंदरों के समूह को दिया करता था। वनराज की बुद्धिमानी की वजह से बंदरों का समूह आराम की जिंदगी बिता रहा था। राजमहल के किसी भी सदस्य को बंदरों के समूह से आपत्ति नहीं थी, इसलिए उनका जीवन सुखपूर्वक बीत रहा था। एक दिन राजमहल में महाराज अपने मंत्री से बोले, मंत्री जी, राजकुमार को भेड़ बहुत पसंद है। वो सारा दिन सिर्फ अपने इस भेड़ के आकार के बने खिलौने को हाथ में लिए रहते हैं। आप पता कीजिए और कहीं से राजकुमार के खेलने के लिए सचमुच की भेड़ मंगाइए। आखिरकार वो राजकुमार हैं। एक ना एक दिन तो उन्हें असली जानवरों का सामना करना ही है, तो क्यों ना अभी से उनकी शिक्षा शुरू कर दी जाए। जो आदेश महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, आपके आदेश के अनुसार हमने दूसरे राज्य से राजकुमार के लिए 2 भेड़ें मंगवा ली हैं। ये तो आपने बड़ा ही उचित कार्य किया है मंत्री जी। भेड़ को हमारे समक्ष पेश किया जाए। मंत्री जी, ये भेड़ें तो बड़ी ही अच्छी नस्ल की लग रही हैं। महाराज, हमने जिस राज्य से इन्हें मंगवाया है वो राज्य अपनी अच्छी नस्ल की भेड़ों के लिए ही प्रसिद्ध है। उस दिन के बाद से एक प्रशिक्षित व्यक्ति की निगरानी में राजकुमार भेड़ के साथ खेलने और समय व्यतीत करने लगे थे। अब राजकुमार का सबसे प्रिय साथी ये दोनों भेड़ थे। दोनों भेड़ों में से एक भेड़ बहुत ही चटोरी थी। जब मन करता रसोई में घुस जाती और खाने की जो चीज मिलती उसे खा लेती। इस चटोरी भेड़ ने तो मुझे परेशान कर रखा है। जब देखो तब रसोई घर में आता है और जो भी खाने की चीज मिलती है उसे खा लेता है। मुझे हर समय इसकी निगरानी करनी पड़ती है। तभी वो चटोरी भेड़ फिर से रसोई घर में आती है और महाराज के लिए तैयार किया हुआ भोजन देख उस पर कूद जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बाकी का भोजन गिर जाता है। रसोइया गुस्से में हाथ में लिया हुआ बर्तन भेड़ को फेंक कर मारता है। वनराज रसोई घर के बाहर लगे पेड़ पर बैठा ये सब देख रहा था। सत्यानाश हो इस भेड़ का। इतनी देर मेहनत करके महाराज के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया था और इस लालची ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब हमें दोबारा से महाराज के लिए भोजन तैयार करना होगा, वो भी इतने कम समय में। ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो उचित नहीं है। कहीं रसोइये और भेड़ की तनातनी
हम बंदरों के विनाश का कारण न बन जाए। ये चतुर भेड़ तो खाने के लोभ में कभी भी रसोई घर में चला जाता है। यदि किसी दिन क्रोधवश रसोइये ने चूल्हे की जलती हुई लकड़ी उस पर फेंक दी तो अनर्थ हो जाएगा। सरदार, आप इतना चिंतित क्यों हो रहे हैं? इन चीजों से हमें क्या फर्क पड़ता है? ये तो रसोइये और भेड़ के बीच का मामला है, हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। तुम समझ नहीं रहे हो। अगर रसोइये ने गुस्से में चूल्हे की जलती हुई लकड़ी उस भेड़ पर फेंक दी तो भेड़ का शरीर तुरंत आग पकड़ लेगा और आग की जलन से भेड़ इधर उधर अपनी आग बुझाने के लिए भागना शुरू करेगी। तुमने देखा है कि रसोई घर के सबसे पास घोड़ों का अस्तबल है और वो अस्तबल सूखी हुई घास से भरा हुआ है। अगर भेड़ गलती से भी उस अस्तबल में चली गई तो वो अस्तबल धधक उठेगा, घोड़े जल जाएंगे, बहुत अनर्थ हो जाएगा और घोड़ों का जलना हम बंदरों का काल बन जाएगा। मुझे लगता है सरदार, आप कुछ ज्यादा ही विचार कर रहे हैं। वनराज कुछ भी नहीं बोलता। रात के समय जब पूरा समूह सो चुका होता है उस वक्त भी वनराज की आंखों में नींद नहीं होती। ये बात उसे परेशान कर रही होती है। सुबह होते ही वनराज अपने समूह की सभा बुलाता है और उन सबके सामने अपना संदेह प्रकट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि रसोइये और भेड़ के बीच की लड़ाई और आगे बढ़े उससे पूर्व ही हमें राजमहल को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच की लड़ाई हमारे लिए प्राण घातक सिद्ध हो सकती है और हमारा विनाश निश्चित है। सरदार, हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। हम इस राजमहल में इतने आराम से रह रहे हैं, हमें क्या जरूरत है यहाँ से जाने की? आपको भी इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए और आराम से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। सरदार अब बूढ़ा हो चुका है, इसका दिमाग काम नहीं करता। हमारी अच्छी भली आराम की जिंदगी चल रही है, फिर भी न जाने क्यों इसे ये राजमहल छोड़कर जाना है। मुझे तो लगता है कि सरदार अब बूढ़ा हो गया है, इसलिए उसका दिमाग काम नहीं करता। जब वनराज ने ये बातें सुनी तो उसने तत्काल राजमहल छोड़ दिया। कुछ ही दिनों बाद भेड़ रसोई घर में घुस गई और उसे देखते ही रसोइये ने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा उठाकर भेड़ पर फेंक दिया। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।